पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज ये कोलेटरल डैमेज से जो एक एतमाद का रिश्ता खत्म हो रहा है हमारी फौज के दरमियान और हमारी अवाम के दरमियान, ये मैं बारहा कह चुका हूं कि हमारी फौज के दरमियान और हमारी अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो चुका है। और ये एतमाद खत्म होने की वजह से ये जंग जिसमें ऑपरेशन बार बार किए गए वो नाकाम हुए और ये जंग हम नहीं जीत पा रहे। पाकिस्तान के जो दुश्मन ममालिक हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो और पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, और दहशतगर्दी के सारे जो ताने बाने हैं वो इन्हीं दुश्मन ममालिक के साथ जुड़ते हैं और इसका खात्मा हमने मिलकर करना। मैं बड़े खुलकर ये बात करता हूं कि एक साजिश के तहत हमारे हुकूमत के दरमियान, अवाम के दरमियान और फोर्सेस के दरमियान एक अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है, और इनको एक साजिश को खत्म करने के लिए हमने मिलकर ऐसे लोगों को बेनकाब करना है। और उसको बेनकाब करने के लिए जब तक अवाम अपनी हुकूमत का और अपने इदारों का साथ नहीं देगी, न ही हम जंग जीत सकते हैं और न हम ये जंग लड़ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे भरपूर तरीके से इस जंग में भरपूर साथ देना निहायत ही जरूरी है और वक्त की जरूरत है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाद सईद खान। देख लिया आपने एक वास्केट क्या पहनी गंडापुर ने कि 24 घंटों के अंदर, बल्कि चंद घंटों के अंदर इनका बयान बदल गया। कल हम आपको बता रहे थे कि पख्तून जो हैं वो खड़े हो गए हैं। जो ट्राइबल बेल्ट है साहब का, उधर इश्यूज बहुत सीरियस हैं, उधर बड़े ऑपरेशंस की भी ज़रूरत है, मगर उधर बड़े ख्याल की भी ज़रूरत है। बहुत कोलैटरल डैमेज चल रहा है, लोग जख्मी हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं और खड़े हो चुके हैं। कल गंडापुर ने कहा था कि पीटीआई की हुकूमत डायरेक्ट ऑर्डर्स देती है डीसीज को कि उन्होंने कर्फ्यूज नहीं लगाने, और कहती है कि ये जंग नहीं होनी बगैर उसकी इजाज़त के, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके चंद घंटे बाद वास्केट पहन के उन्होंने अपना बयान बदला। क्या हुआ? कुछ चीज़ें हुई। एक तो फौज ने जो करना था किया, एज यूजुअल फौज ने कर्फ्यू लगा दिया, और ये कर्फ्यू के ये जो एक शहर से गुजर रहे हैं वो ये कर्फ्यू की इमेजेस हैं कि फौज ने जब कर्फ्यू लगाया सिर्फ फौज बाहर थी। दूसरी तरफ लोगों ने क्या शुरू किया? लोगों ने ऑब्वियसली एहतजाज उनका कंटिन्यू रहा कुछ इलाकों में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस वाज द रियलिटी। ये ग्राउंड की रियलिटी ये थी कि जो कोलैटरल डैमेज हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है गुवाहाटी ममंद के इलाके में, तो जो गुवाहाटी ममंद में जो लोग मारे गए थे मोर्टर शेलिंग से, उनके लिए लोग अभी भी खड़े हुए हैं। कुछ लोग आके कुरान उठा के कुछ लोगों ने एहतजाज अपना शुरू कर दिया। एज यू कैन सी इसमें पीटीएम के भी एलिमेंट्स थे, पीटीआई के भी एलिमेंट्स थे, इंडिपेंडेंट भी एलिमेंट्स थे, स्टूडेंट्स एलिमेंट्स भी थे, और वेरी इंपॉर्टेंटली पीटीआई के अंदर भी फूट पड़ गई। जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये इरफान सलीम साहब की ट्वीट है। इरफान सलीम जो हैं वो पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट पेशावर के प्रेसिडेंट हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं केपीके के पीटीआई के, और उन्होंने कहा कि वो गंडापुर के इक़दामात के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है, प्रोविंशियल हुकूमत पीटीआई की, उसको आर्टिकल 245 विड्रॉ करना चाहिए, उसको 8 टू सिविल पावर एक्ट विड्रॉ करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो फूट पड़ गई अंदर कि जंग अलाउड है नहीं। मीनवाइल एक्चुअली जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ऑफिसेज के बाहर लोगों ने ऐसे आके एहतजाज किया, अपनी खून भरे कपड़े दिखाए, उन लाशों के कपड़े दिखाए जो जो लोग मारे गए हैं, जो लोग ऑपरेशन में मारे जा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि ऑपरेशन क्यों हो रहा है, किसकी मर्जी के खिलाफ के लिए हो रहा है। ये कॉम्प्लिकेटेड इलाका है, बाजोड़ उधर कुन्नर पे लगता है, बीच में स्वात दीर मालाकंड का गेटवे है, इधर टीटीपी भी है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली इधर दाइश भी है। इनका जो पुराना तरीक़ेकार है वो ये है कि ये पॉपुलेशन के साथ घुल मिल जाते हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट नहीं है, लोकल रेट नहीं है। कबायली जो तरीक़ेकार है, पख्तून वाली है, उसमें आप मेहमान को भी नो नहीं कर सकते। रिश्तेदारियाँ भी बहुत हैं, शादियाँ भी बहुत हैं। उधर
مرد کا زیور جو ہے ویپن ہے, ہتھیار ہے. ٹوپک زمہ قانون دے. ہر بچے کو جب وہ بڑا ہوتا ہے سکھایا جاتا ہے کہ جو ہتھیار ہے میرا, جو بندوق ہے وہ میرا قانون ہے. ادھر پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اپلائی نہیں ہوتی. یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے ان علاقوں کو ڈیولپ نہیں کیا, ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا, ہم نے ان علاقوں کو, ہماری ریاست نے ہمیشہ یوز کیا ہے, ابیوز کیا ہے, اسے ایک پلیٹ فارم, ایک لانچ پیڈ بنایا ہے اپنی حرکتوں کے لیے, اپنی پراکسی وارز کے لیے, اپنے جہاد کے لیے, اور پھر اس پہ انہوں نے فارن پالیسی کے اقدامات لیے ہیں, کبھی امریکیوں کے لیے, کبھی کسی اور کے لیے. سو باٹم لائن از کہ یہ جو علاقہ ہے یہ اب پی ٹی آئی کا ہے. 4-5 دن رہ گئے ہیں. پی ٹی آئی نے جو بڑا شو کرنا تھا, کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ جو پٹھان کھڑے ہوئے ہیں یہ پی ٹی آئی کو مومنٹم دیں گے اور یہی جو مہم ہے ادھر سے اٹھ کے ادھر آ جائے گی, مگر لگتا نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ساتھ ہو گیا ہے دوسری سائڈ کے, مطلب اسٹیبلشمنٹ کے. تو جو کل تک ایک ونڈو نظر آ رہی تھی کہ بھئی ادھر سے پٹھان کھڑے ہوں گے آپریشن کے خلاف, ادھر سے پی ٹی آئی اور دیگر اور جو آل پارٹیز کانفرنس کی جماعتیں ہیں وہ کھڑی ہوں گی, وہ اور سب لوگ پہنچ جائیں گے اگست 5 پہ, کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوگا, بہت بڑا کوئی پولیٹیکل کوئی بریک ڈاؤن ہو جائے گا. ایسا nothing seems to be happening because the establishment has done a very good job. انہوں نے جو ہمیشہ کرتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے ٹوٹے کر دی ہیں. جدھر لوگ کھڑے ہوئے تھے ادھر انہوں نے کرفیو لگا دیا ہے. جدھر گنڈا پور اپنے دانت دکھا رہا تھا اس کے دانت نکال دیے ہیں, اسے کہا اچھے بچے بن جاؤ, باسکٹ پہنو اور اپنی مچھوں کو جو ہے تاؤ دو اور ایک اور بیان دو. اور جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اور باقی جو چیزیں ہو رہی ہیں ان پہ میں بھی آتا ہوں, مگر مین چیز از کہ پی ٹی آئی کو ڈیفلیٹ کیا جا رہا ہے, دانت نکالے جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, that's the main show. But before the main show starts, this is really important to see. یہ بڑے دنوں بعد چاچو نظر آیا ہے, چاچو تو نہیں بلکہ ابا نظر آیا ہے, ابا جان نظر آئے ہیں, مریم کے ابا جان. کس سے مل رہے ہیں؟ یہ سعودی امبیسڈر سے مل رہے ہیں. He's looking slow, Nawaz Sharif. He's looking slow. He's looking like he's aging. اینک بھی بدل گئی ہے, بٹ سیم اولڈ. جوتے انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں, جوتے جو ہیں نواز کے امپروو ہو گئے ہیں, جوتے جو ہیں نواز کے اب بوٹ پہننے لگ گئے ہیں نواز شریف. I find this very interesting. I've hung out a lot with Nawaz Sharif. I've interviewed him extensively. I've never seen Nawaz Sharif in boots, and he's wearing boots. And I'm quite interested in why. یہ عادت کس سے لی ہے نواز شریف نے؟ مگر عجیب سے یہ امیجز ہیں کہ اس طرف یہ چل رہا ہے, مری کی پہاڑیوں میں پپیاں اور جھپیاں ہو رہی ہیں سعودیوں کے ساتھ, اور باقی جو ملک ہے اس میں جو اس طرف پہاڑوں کے اس طرف جو ہے وہ یہ امیجز چل رہی ہیں. تو ایز یوزول دو پاکستان, ایک تخت لاہور کا پاکستان اور ایک یہ ہم باقی عام پاکستانیوں والا پاکستان. تو یہ جو امیجز ہیں اسٹاک contrary to reality. باقی آپ ہی سمجھ رہے ہیں. میں تخت لاہور کی آج زیادہ وہ نہیں کروں گا, مگر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک زبردست قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں خبر ہے. اب ہر ایک کو پتا ہے کہ 9 مئی میں کیا ہوا, اور ہر ایک کو پتا ہے کہ 9 مئی کو انہوں نے اپنی ریڈ لائن بنا دی ہے ریاست والوں نے, مگر آج انہوں نے کافی ساری لائنیں کراس کی ہیں. 150 سے زیادہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کو 10 سال جو ہیں جیل ہو گئی ہیں. I mean, name a leader. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ تمام اپوزیشن لیڈرز جو ہیں سینٹ کے, نیشنل اسمبلی کے, پنجاب کے, تمام جو ہیں کنوکٹ ہوئے ہیں. It's been crazy. اب یہ آج پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے, اسپیشلی جب 4-5 دن رہ گئے ہیں اس کے دھچکے میں. مگر یہ دھچکا آنا تھا. فوج نے رسپونڈ کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ پہلے تو یہ چل رہا ہے, یہ پی ٹی وی نے چلایا ہے, یہ جنرل صاحب کا یہ بیان, جنرل شریف کا. پہلے یہ سنتے ہیں اور پھر پی ٹی آئی کی صدا سنتے ہیں جو اس کے الگ الگ لیڈرز نے جو اپیلز کی ہیں, اور ایون جو پی ٹی آئی میں لوگ نہیں ہیں انہوں نے جو بیچاروں نے اپیلز کی ہیں. ایک ٹون بدل گئی ہے. اب ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف بہادری بھی پی ٹی آئی دکھا رہا ہے, مگر ایک طرف اللہ کا نام بھی اب لے رہا ہے کہ بس بہت ہو گئی. مگر یہ جو والی سائڈ ہے پہلے اس کے دیکھتے ہیں, جسے obviously کچھ کوئی فیئر آف گاڈ تو نہیں نظر آ رہا ہے ان میں, مگر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا موقف کیا ہے. 9 مئی صرف افواج پاکستان کا
یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے, اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے, اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے, وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے, اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے, تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے, اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی. 9 مئی. اب یہ جو بیان ہے یہ پرانا بیان ہے. اس بیان پہ obviously جو 2 ستارے لگے ہوئے ہیں, جنرل شریف کو 3 ستارے بن گئے تھے. بڑا زبردست یہ وقت تھا جب یہ روز پریس کانفرنسز کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اور یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ آج پی ٹی وی نے, پاکستان کے پریمیئر پروپیگنڈا چینل نے آج یہ چلائی ہے پھر سے. مگر دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, واٹس ہیپننگ آن دی گراؤنڈ, مجھے تھوڑا سا اب ترس آنے لگ گیا, تھوڑا سا کیا کافی ترس آنے لگ گیا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کس قسم کی اپیلز کر رہی ہے. سنیے. اس سب چیزوں کے باوجود ہم پڑھتے رہے, سسٹم کا حصہ ہوتے رہے, ایمان میں رہے, بوائیکاٹ نہیں کیا, دھرنا نہیں دیا, ایمان سے باہر اسمبلی نہیں لگائی. یہ سب کچھ ہے دا پولیٹیکل پارٹی جانتے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں گور ایکٹنگ جو چیئرمین ہے گور خان کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی ہم نے آپ کا ساتھ دیا, ہم اور کچھ کر سکتے تھے, نہیں کیا, ساتھ دیا. کس لیے دیا یہ سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے لوگوں کو جب الیکشن نہ کرنے دیا تو تھرڈ ٹائر آیا, انہوں نے بھی الیکشن کی, لیکن ظلم, ناانصافی اور مساوی سلوک کی انتہا ختم نہیں ہو رہی. آج فیصل آباد کے اینٹی ٹیررزم کورٹ سے جو سزائیں سنائی گئی اس میں ہمارے 6 MNAs کو سزا کی, اس میں ہمارے 3 MPAs کو سزا ہوئی, اس میں ہمارے 1 سینیٹر کو سزا ہوئی, ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب خان صاحب کو سزا ہوئی, ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا صاحب کو سزا ہوئی, اس میں ہمارے پارلیمنٹری لیڈر زرتاج گل صاحبہ کو سزا ہوئی, اس میں ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ رائے حسن نواز کو سزا ہوئی, اس میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ان دی سینٹ شبلی فراز صاحب کو سزا ہوئی. آپ ان میں سے کتنوں کو بڑھائیں گے؟ ہم تو کوشش کرتے رہے کہ ایوان مضبوط ہو, دیوانوں میں فیصلے ہو, آزاد عدلیہ ہو. میں چیف جسٹس سے ملا, ریکویسٹ کر لی کہ سر ہمیں کچھ نہیں چاہیے, انصاف کا بول بالا کرے, صرف اور صرف ہمیں انصاف کے مطابق فیصلہ کرے. یہ آج میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ اس سب کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا جب یہ پھرا نکلنا تھا جس میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جس کا نام نہ ہو. سب کو سزا ہوئی ہے, and I mean سب کو سزا ہوئی ہے. What's the point of all this? جب یہی ہونا تھا, what's the point? ہاں, کچھ لوگوں کو نہیں ہوئی سزا. کن لوگوں کو نہیں ہوئی؟ فواد چودھری کو, زین قریشی کو, people who've kissed the ring. اس سب میں there's 2 or 3 questions which we must ask. ایک تو فواد چودھری کو جس طریقے سے انہوں نے چھوڑا وہ بھی زبردست ہے. فواد چودھری نے واٹس ایپ کے اپنے ویڈیوز دکھائے اور تصویریں دکھائیں کہ وہ اسلام آباد کلب میں فلم دیکھ رہے تھے فیصل قریشی کی, منی بیک گارنٹی. باقی فواد کو منی بیک گارنٹی ہی ملی ہوگی اس لیے ان کو آج رہا کر دیا گیا. مگر زین قریشی نے کیا کیا تھا؟ غائب ہو گیا تھا. 27th جب امینڈمنٹ ہو رہی تھی, 26th امینڈمنٹ جب ہو رہی تھی تو غائب ہو گیا تھا. ووٹ دینے کے سے اس نے گریز کیا تھا. مگر آج شاید سب سے آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ ریپ جو ہے وہ شیخ وقاص صاحب کا ہے. ایک بہت کریٹیکل قسم کا انہوں نے اسیسمنٹ دی ہے, دبنگ طریقے سے بولے ہیں. اس کو سننا ضروری ہے کیونکہ اس میں اب سمجھ آتی ہے کہ پی ٹی آئی کیا کرے گی, کدھر جا رہی ہے, کدھر کھڑی ہے. He's put on a brave face, but I'm not quite sure how long
this will be allowed. मगर आज जो PTI को जो धचका लगा है वो काफी महीनों से इतना बड़ा धचका नहीं लगा जितना आज लगा है. फिर से सुनते हैं. लाहौर और सरगोदा की अदालतों के बाद आज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी एक और लिखा लिखाया स्क्रिप्टेड फैसला सुना दिया. इस फैसले ने इंसाफ का जनाजा तो निकाला ही, साथ ही ये भी साबित कर दिया कि इस वक्त अदालतें आईन और कानून की नहीं बल्कि एक मखसूस एजेंडे की पाबंद हो चुकी है. एक ऐसा एजेंडा जिसका मकसद तहरीक इंसाफ की क़यादत को दीवार से लगाना, अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर मफलूज करना है और मौजूदा सियासी मैदान को यकतरफा बनाना है. आज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हमारे 108 रहनुमाओं और कारकुनान को सजाएं सुनाई, जिनमें से 58 रहनुमाओं को 10-10 साल की सजाएं सुनाई है. अभी 2 मुकदमात का फैसला बाकी है एज आई स्पीक. इनमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज, पार्लिमानी लीडर जरदाज गुल, चेयरमैन SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा, हमारे वेस्ट के रीजनल प्रेसिडेंट राय हसन नवाज, राय मुर्तजा, अहमद चट्टा MNA, राय हैदर करल जैसे नुमाया रहनुमाओं को 10-10 साल की सजाएं सुना दी गई. और जितने तंजीम के अहदेदारान थे फैसलाबाद के, सबको ये मैं सजा नहीं, एक सियासी कत्लेआम है जो अदालतों के हाथों में जान दिया जा रहा है. सितम ज़रीफ़ी यह है कि ये केस फैसलाबाद में दर्ज किया गया और सजा इन अफराद को सुनाई गई जो एहतजाज के रोज इस शहर में मौजूद ही नहीं थे. उमर अयूब और शिबली फराज का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, जरदाज गुल डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखती है. फैसलाबाद में न इनका कोई वजूद था न सरगर्मी, फिर इनको किस कानून, किस शहादत और किस उसूल इंसाफ के तहत सजा दी गई? ये सवाल सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं है, सवाल हर आजाद शहरी, हर सच बोलने वाले सहाफी, हर जमहूरियत पसंद के जहन में गूंज रहा है. जो नामजद लोग FIR में थे उसमें से आधों को सजा नहीं हुई और जो नामजद बाद में जिम्मी हुए उन सबको सजा होगी. ये फैसले इंसाफ पे नहीं, सियासी इंतखाब की अलामत है. एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को नाअहल करार देकर पार्लियामान को एक बेजुबान और ताबे अवाम में बदला जा रहा है ताकि ये नाअहल और बदकिरदार हुकूमत बगैर किसी तनकीद के अवाम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ती रहे. मुआशी तबाही, महंगाई, करप्शन, अकरबा पर भी हर मामले पर पर्दा डालने के लिए अपोजिशन की आवाज को दबाना जरूरी समझा गया और इस जरूरत की तकमील का काम अदालतों से लिया जा रहा है. याद रखें, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के आइन, कानून और अवामी राय की तौहीन है. पहले पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अहमद खान बच्चर को सजा देकर नाहल किया गया, अब कौमी असम्बली और सेनेट की अपोजिशन लीडर्स को. अगर ये सब कुछ इत्तफाकिया है तो फिर ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड्स, ये रिजीम्स क्या होते हैं? अगर ये अदालती इंसाफ है तो फिर अदल के तकाजे क्या है? अगर ये निज़ाम जमहूरी है तो फिर फसाइयत किस बला का नाम है? ये वाज़ेह हो चुका है कि मौजूदा सेटअप न सिर्फ इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता बल्कि असम्बली के फ्लोर पर की गई तनकीद को भी जुर्म समझा जा रहा है. सड़कों पर एहतजाज तो ये दूर की बात है, अब तो पार्लियामान के अंदर से उठने वाली आवाजें भी दुश्मनी के जुमरे में गिनी जाती है. कहते हैं कि इनके लब जो है वो सीध हो, इनकी आवाजें बंद कर दो. अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जज साहबान को भी सोचना होगा कि वो किस तारीख का हिस्सा बन रहे हैं, वो क्या तारीख लिख रहे हैं. हर सजा निज़ाम इंसाफ को मजीद बेतौकीर कर रही है. हर फैसला जजों के किरदार पर और उनके फैसलों पर सवालिया निशान उठा रहा है. जब कौम का मुंतखब करदा नुमाइंदा अदालती कमरे में मुजरिम बना दिया जाए और कौम का दुश्मन ऐवान में ताज पहने बैठा हो तो ये अदल नहीं, ये इंतकाम होता है. हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ इन फैसलों को जल्द ही आला अदालतों में चैलेंज करेगी. हम हर जगह पे इनका मुकाबला करेंगे. हम इन सियासी और अदालती इंतकाम का हर मुहाज पर जो है सामना करेंगे. न पहले झुके थे न अब झुकेंगे. ये कैदो बंद, ये सजाएं, ये फैसले हमारे नजरिए और अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते हैं. हम डट कर खड़े थे, डट कर खड़े रहेंगे. याद रखें, जुल्म का निजाम ज्यादा देर तक नहीं चलता है. इंसाफ को कैद करके अगर कोई ये समझे कि वो हमेशा इक़्तिदार पर काबिज रहेगा तो वो तारीख की सबसे बड़ी भूल में मुब्तला है. तहरीक इंसाफ के कारकुन, रहनुमा और सपोर्टर्स हर एक को इस मौके पर मजबूत और मुत्तहिद रहना होगा. अदालती महाज हो, अवामी राब्ता हो या सियासी हिकमत अमली, हम हर जगह मौजूद होंगे, हर जुल्म का जवाब देंगे क्योंकि ये तहरीक सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तहरीक है. अब इस पे समराइज करना इसको जरूरी है. एक तरफ जो टॉप लीडरशिप है, ऑपोजिशन में जितनी भी टॉप लीडरशिप है, नेशनल असेंबली में उमर अयूब, सेनेट और ऑफ कोर्स पंजाब असेंबली, एवरीबॉडी इज गॉन. सबको सजा हो गई है. ऑब्वियसली अपील्स चलेंगी बट सजा हो गई है. जो रियासत जो है अपने दांत दिखा रही है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड. दूसरी तरफ आपके पास एक सूबा है. अब वो सूबे में कल आपने बड़ी दलेर बात की कि हम ज्यादती नहीं बर्दाश्त करेंगे. जो इन्होंने पिछले साल, आपको याद होगा, एक ऑपरेशन शुरू किया था, क्या नाम था उसका, फजूल सा इन्होंने नाम रखा था, जो फिर उन्होंने कहा कि वो ऑपरेशन नहीं है, वो विजन है, जिसके पे लोग उस वक्त भी पिछले साल भी खड़े हो गए थे, आपको याद होगा. इट वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड, आई डोंट इवन नो, सम वर्ड नेम. ठीक है, तो वो उन्होंने जो पिछले साल फ्लॉप किया, वो अब इन्होंने एक्चुअली करना शुरू कर दिया. उस पर फिर लोग खड़े हो गए, मगर उस पर गंडापुर ने अपनी पोजीशन बदली है चंद घंटों में. ऑब्वियसली बीच में इतनी खबरें आती हैं, रोज आती हैं, आई जा रही हैं कि बाकी जो टॉप लीडरशिप है वो भी इनसे बात करने के लिए तैयार है, गौहर वगैरह. इस सब में सवाल बनता है कि व्हेन इमरान सेज, जब इमरान खान कहता है कि बात करने का वक्त गुजर गया है, इनसे कॉम्प्रोमाइज करने का वक्त गुजर गया है, इनसे नेगोशिएट करने का वक्त गुजर गया है, देन हु इज राइट?
who's right? Seems like Imran's right, because आपने उन्हीं 24 घंटों में जिन 24 घंटों में डिसीजन इन्होंने आपके खिलाफ दी है, उन्हीं 24 घंटों में आपने इनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है और इनको जो जंग इनको चाहिए थी वो आपने दे दी है केपी में। क्या फायदा हुआ इनको अपनी मर्जी की जंग देने का? हुकूमत जो 2-4 दिन के लिए और आपको मिल जाएगी, दैट्स इट। सो सवाल बनता है कि रोज ऐसी मिसाल जो है सामने आती है कि इनसे जितना इनको दोगे उतना ये और लेंगे, दैट्स इट। मगर आज मैं ये जो अपील है सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बड़े दिनों बाद मुझे शेख रशीद की काफ़ी दिनों से याद आ रही थी, मगर आज जो शेख रशीद ने जो अपील की है, स्पेशली बिकॉज उनके एक नेफ्यू को भी सजा हुई है, वी मस्ट लिसन इन कि क्या कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बड़े दिनों बाद शेख ने प्रेस किया है। आज फैसलाबाद में लातादाद लोगों को सजाएं सुनाई दी हैं दहशतगर्दी की अदालत से। इसमें मेरा भतीजा राशिद शफीक भी शामिल है, जिसे कि 2 सज़ाओं में 10-10 साल कैद की सज़ा दी गई है, जो फैसलाबाद में मौजूद ही नहीं था। हमारा फैसलाबाद की सियासत से क्या ताल्लुक था? और ये जहर भरी सियासत इसलिए शुरू हुई है कि 4 महीने के अंदर फैसला करना है। रात भी हमने कोशिश की कि बहस हो जाए। मैं अरबाब इक़्तिदार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इंसाफ किया जाए। इंसाफ रुसवा हो रहा है। इंसाफ जो है वो टकर टोकरी हो गया है कि एक नौजवान जिसका बेटा भी माजूर है और वो वहाँ मौजूद ही नहीं है, उसको 2 केसेस में आपने 10-10 साल सज़ा दे दी है राशिद शफीक को। ये सरासर ज़्यादती है। इंसाफ किया जाए। पाकिस्तान में इंसाफ होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। खुदा और रसूल के वास्ते इंसाफ का आलम बुलंद करें। काला काला रसूलुल्लाह का आलम बुलंद करें। अल्लाह और उसके नबी का आलम बुलंद करेंगे, इंसाफ आम करेंगे तो इस तरह राशिद शफीक को जो 10-10 साल 2 केसेस में सज़ा दी गई है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं खाना काबा की छत पे गया हूँ, पाकिस्तान के 6 लोगों में शामिल हूँ। मैं खाना काबा की छत पे खड़े होकर ये हल्फन कसम खाकर ये बयान देता हूँ कि राशिद शफीक का फैसलाबाद के केस से कोई तल्लुक नहीं। वो बेगुनाह है, ना वो वहाँ मौजूद था, ना उसका कोई मसला है, ना उस पर किसी ने शहादत दी, ना उस पर कोई शहादती गुजरा। लेकिन इंतकाम की एक हद होती है और इंतकाम इस हद तक लिया जाए कि 10-10 साल 2 केसों में राशिद शफीक को सज़ा दे दी गई है, जो सरासर ज़्यादती है। बराए मेहरबानी इस पर असर नौ गौर किया जाए और उसकी सज़ाएं माफ़ की जाएं। So sad. So sad. So I had a lot of other ideas today. ट्रंप ने जो इंडिया पे टैरिफ्स लगाए हैं, बल्कि पेनल्टी लगाई है, ट्रंप जो पाकिस्तान के साथ तेल जो है निकालना चाह रहा है और साथ एक्सप्लोर करना चाह रहा है। इंडिया और ट्रंप ने उसी दिन जो है सैटेलाइट भी लॉन्च किया है, जो इंडियंस कह रहे हैं कि इसलिए ट्रंप को तकलीफ है। देयर इज अ लॉट, एंड पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। देयर वाज अ लॉट ऑफ न्यूज़। मगर आज जो मेन जो है मेरा मुद्दा, मैं इसलिए रोकूंगा इधर, मेन मुद्दा जो है वो अब वाकई इंसानियत की बात आ गई है। रोज इतना जबर, रोज इतनी ज्यादती, रोज इतनी इलीगैलिटी। ये जो एस्टैब्लिशमेंट है या हुकूमत है या रिजीम है या आसिम लॉ है, जो भी है, यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। मैं खाली एक आपके सामने एक कनंड्रम रखना चाह रहा हूँ, एक अलमिया है ये, कि इनकी जो हार्ड पावर वाली जो हवस है कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट होना चाहिए, और आसिम मुनीर के बारे में ये भी कहा जाता है कि बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का वो डिसिप्लिनेरियन है। अब अपने यूनिट को डिसिप्लिन रखना या अपनी ब्रिगेड को डिसिप्लिन रखना या अपने डिवीजन को डिसिप्लिन रखना और अपने कोर को डिसिप्लिन रखना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अपने मुल्क को डिसिप्लिन रखना। अब इतना डिसिप्लिन इस मुल्क में क्या चलेगा? ये डिसिप्लिन है या ब्रूटैलिटी है? आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट व्हाट आई एम श्योर ऑफ इज कि इनको जो लॉन्ग टर्म में इन लोगों को जो स्टेबिलिटी चाहिए वो इनको नहीं मिलनी इस तरीके से। एक जो सबसे बड़ी आप कह सकते हैं मिसाल आ गई है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये ट्वीट किया कल, जो व्हाइट हाउस ने पेनल्टी भी लगाई, उसके ट्रेड डेलीगेशन को भी फारिग किया इंडिया के, और कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ तेल निकालेंगे। इसी के बाद इन्होंने इंडिया को ट्रोल किया कि पाकिस्तान भी तुम्हें शायद तेल बेच दे। इस पे स्मिता प्रकाश जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट ANI की एडिटर हैं, उन्होंने कहा, हेलो बलोचिस्तान एंड KP, यू गॉट विजिटर्स कमिंग टू टेक अवे योर एसेट्स। तो इंडियंस ने इस पे छलांग मार दी और कहा कि हाँ भाई, बलोचिस्तान और KP वालों, गोरे आ रहे हैं तुम लोगों के जो असासे हैं उनको लेने के लिए। तो इसका मतलब है कि अगर उनकी एक एडिटर ऐसी एक बात कर सकती है, आम सी एक जर्नलिस्ट है, कुछ nothing special about her except that she works for the Indian government. Besides that,
اس کا مطلب ہے کہ دوسری والی جو سائڈ ہے وہ تیار ہے, جو آپ کے ملک دشمن عناصر ہیں وہ تیار ہیں. آپ ڈیل کر لیں ٹرمپ کے ساتھ, ٹرمپ آ بھی جائے گا, کمپنیز بھی بھیج دے گا, تیل بھی شاید نکل آئے گا, مگر وہ سٹیبلٹی نہیں ملے گی جو آپ کو ان علاقوں سے چاہیے. تخت لاہور میں بیٹھ کے, اسلام آباد کی وادی میں بیٹھ کے, اسلام آباد کے ببل کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انجوائے کر کے, پنڈی میں گولف کھیل کے, آپ جب تک اس ملک کو انصاف نہیں دیں گے آپ اس ملک کو رول نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو اسٹیپ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون اینڈ یو ہیو ٹو گیو دا پیپل آف پاکستان دا کمفرٹ اینڈ دا جسٹس دیٹ دے نیڈ. اور آج لگ نہیں رہا کہ ان کے ساتھ جتنا بھی کام کرو, جتنا بھی ان کے ساتھ کمپرومائز کرو, جتنا بھی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرو, جو پی ٹی آئی نے کیا ہے, they still want more. How much will they take? This is a question. کتنا لیں گے یہ, ملک کی کتنی جان لیں گے؟ یہ ہے آج کا محاذ. I'll talk to you very soon. پاکستان زندہ باد.